हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। और आप देख के समझ गए होंगे कि आज का जो टॉपिक है हमारा इकोनॉमी। दोस्तों, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं इकोनॉमी के एक एक पर्टिकुलर जो टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, और जो भी एमपीपीएससी और यूपीएससी से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स होंगे उनको मैं कवर करना पूरा एक प्लेलिस्ट में बनाऊंगा, पूरा वीडियो इकोनॉमिक्स को लेकर के। तो आज ये हमारा पहला लेक्चर है इकोनॉमिक्स का। इसको हम सिलेबस के साथ देखेंगे और आज हम फोकस करेंगे एमपीपीएससी के सिलेबस पर। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इकोनॉमी के पहले लेक्चर को भी हम आज देखते हैं। तो इकोनॉमी जो है, इकोनॉमिक्स, वो एमपीपीएससी के जो प्रीलिम्स की अगर हम बात करें तो उसमें टोटल जो प्रीलिम्स का जो सिलेबस है वो पूरे 10 यूनिट में डिवाइडेड है। जिसमें यूनिट 6 में अगर आप जाते हैं तो यूनिट 6 में पॉलिटी के साथ साथ आपको इकोनॉमिक्स भी बताया गया है। अब उसमें ये बोला है इंडियन इकोनॉमी। अब इंडियन इकोनॉमी का नेचर कैसा है, इंडियन इकोनॉमी के ट्रेंड में एज अ करेंट में क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ों को देखना है। इंडस्ट्रियल डेवलप में हमने क्या क्या अचीव किया है, ये सारी चीज़ों को। फिर फॉरेन ट्रेड में हम किससे ज़्यादा ट्रेड करते हैं, किससे कम ट्रेड करते हैं, कौन सी कमोडिटी में ज़्यादा ट्रेड करते हैं, यानी कमोडिटी का मतलब होगा वस्तु। ओके। फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट हम किससे ज़्यादा करते हैं, कौन से देश से हम आयात निर्यात ज़्यादा करते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। फिर हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देखेंगे, जैसे कि रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई, रिजर्व बैंक में नेशनलाइज बैंक कौन कौन से हैं, नेशनलाइज बैंक में वो कब नेशनलाइज हुए। फिर हम देखेंगे सेबी एक्स का फुल फॉर्म है आपका सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर क्या है, ये काम क्या करता है, इसकी स्थापना कब हुई, ये सारी चीज़ें। फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में कौन सा एक्सचेंज ये है, एनएसई, कौन से देश में एक्सचेंज को क्या बोलते हैं, ये सारी चीज़ों को हम देखते हैं। फिर एक आता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान, इसको भी हमको देखना है। तो फ्रेंड्स, ये पूरा ओवरव्यू है आपका सिलेबस का। यूनिट 6 में आप जाएंगे, पॉलिटी के बाद आपको इकोनॉमिक्स देखने को मिलेगा जो कि प्री के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। फिर देन हम देखते हैं कि अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस में जो आप देखेंगे पूरे टोटल 6 पेपर होते हैं। अब इस टोटल 6 पेपर में हम इकोनॉमिक्स अगर देख रहे हैं तो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, इकोनॉमिक्स का जो पेपर है वो है आपका सेकंड पेपर, जो होगा आपका सेकंड पेपर, जिसमें कि समान अध्ययन तिथि, जिसमें होगा आपका पॉलिटी ऐड है, अर्थशास्त्र है और समाजशास्त्र। तो हमको यहाँ पे क्या पढ़ना है, अर्थशास्त्र। ओके, हमको यहाँ पे अर्थशास्त्र में देखना है। ये जो टोटल 3 घंटे, मतलब कि तीनों पेपर को मिला देंगे तो 3 घंटे का होगा, 300 मार्क्स का होगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर हम देखें कि इकोनॉमिक्स में क्या क्या है सिलेबस एज अ मेंस में। सेकंड पेपर का जो पार्ट बी होगा, पार्ट ए तो आपका हो गया पॉलिटी, पार्ट बी में इकोनॉमिक्स एंड सोशोलॉजी ऐड है। इकोनॉमिक्स में आपकी एमपी की इकोनॉमिक्स सारी चीज़ें ऐड रहेंगी। और यहाँ पे जो आपका सिलेबस है उसमें ये बोल रहा है कि क्या क्या इशू और इनिशिएटिव है फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर से रिलेटेड, इंडस्ट्री से रिलेटेड, और जो सर्विसेज हैं उससे रिलेटेड कौन कौन से इशू हैं इंडिया पे, उसको हमको देखना है। फिर हम देखेंगे कि नेशनल इनकम क्या है, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, हम कैसे मेज़र करते हैं नेशनल इनकम को, जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, ओके, एनडीपी क्या है, नेशनल इनकम में हम कौन कौन सी कमोडिटीज़ को नहीं लेते हैं, ये सारी चीज़ों को हम देखेंगे। फिर फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक, यानी पूरा बैंकिंग सिस्टम हमको पढ़ना है, मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ना है। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि गुड टैक्सेशन सिस्टम, यानी कि पूरा टैक्स पढ़ेंगे जिसमें हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स, सब्सिडी देखेंगे, कैश ट्रांजैक्शन देखेंगे, फिजिकल पॉलिसी, ये सारी चीज़ें। फिर बहुत कुछ टॉपिक्स हैं जो सोशल में रिलेटेड होते हैं, यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। फिर करंट ट्रेंड चैलेंजेस, कौन कौन से ऐसे करंट ट्रेंड्स हैं, जैसे कि मान के चलो भैया डबल फार्मर इनकम आ गई, ओके, फार्मर लॉ, ये सारी चीज़ें करंट ट्रेंड्स चैलेंजेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी। पॉवर्टी हो गई, ये भी करंट ट्रेंड्स में क्या है, इन अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ना है। फिर अपन को देखना है रीजनल इम्बैलेंस, ठीक है। फिर अपन को नेक्स्ट पॉइंट में देखना है इंटरनेशनल ट्रेड कैसे कर रहे हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, रोल ऑफ फॉरेन कैपिटल। आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारे चैनल पे दिख जाएगा, उस पर आप थोड़ा सा ओवरव्यू आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट आप देख सकते हैं। फिर आप रोल ऑफ फॉरेन कैपिटल का रोल क्या होता है पूरे वर्ल्ड में किसी कंट्री के लिए, मल्टीनेशनल कंपनीज़ कौन कौन सी हैं उसके बारे में क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि आपका जो फॉरेन एफडीआई है
उसके बारे में पढ़ना है अपन को। इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी कौन कौन सी है इसको देखना है। अब ये जो कुछ होगा वर्ल्ड रिलेटेड इंटरनेशनल जो आपका इंस्टीट्यूशन है उसके बारे में देखना है, जैसे आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो ये पूरा सिलेबस है इकोनॉमिक्स का, बहुत ही अच्छा सिलेबस है, बहुत ही प्यारा और इतना इजी है कि पूछो मत। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि एक एक टॉपिक्स को मैं इसमें से कवर करूँगा। थोड़ा सा टाइम लग सकता है बट मैं पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ हैं जो हमको आज को पढ़ना है। तो आज हम बेसिक चीज़ से स्टार्ट करेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या है, उन सारी चीज़ों को। तो देखते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स क्या होता है? इकोनॉमिक्स का जो वर्ड है इकोनॉमस, एक ग्रीक वर्ड है ओक्योस नॉमस। ओक्योस का मतलब ये होता है कि घरेलू यानी कि, और नोमस का होता है प्रबंधन। पहले की जो अर्थशास्त्र था, जो लोग पहले मानते थे इकोनॉमिक्स, पहले गृह प्रबंधन था यानी कि होम मैनेजमेंट। क्लियर है कि ओक्योनोमिया का मतलब ये हो गया कि घरेलू प्रबंधन, कि घर में आप किस तरीके से पैसे का प्रबंधन करते हैं, किस तरीके से आप संसाधनों का प्रबंधन करते हैं यानी कि रिसोर्सेज का मैनेजमेंट करते हैं। तो अगर आप अपनी अपनी पर्सनल लाइफ में अगर आप देखें तो आपके पास मान के चलो 100 रुपये हैं, तो आप उस 100 रुपये को कैसे मैनेज करते हैं, या फिर आपके पास कुछ रिसोर्सेज हैं, संसाधन है, उसका यूज़ आप किस तरीके से करते हैं। क्या आप ऐसा यूज़ कर दें कि बिल्कुल किसी के यूज़ में ना आ पाए, डिस्ट्रीब्यूशन ढंग से हो ना पाए। मतलब आपने घर पे 4 रोटी बनाई और आपके घर में 5-6 लोग हैं, तो उसको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि सबको भी मिले, सबका समान विकास हो जाए, मतलब कि डेवलपमेंट सभी का इक्वल होना चाहिए। तो ये इकोनॉमिक्स है। तो इकोनॉमिक्स के लिए कई लोगों ने अपने अपने अलग अलग थॉट्स दिए हैं, अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। तो अल्फ्रेड मार्शल जी जो एक इकोनॉमिक्स हैं, उन्होंने बोला कि अर्थशास्त्र मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करता है। क्लियर है कि आपको ये बताता है कि आप किसी भी, यानी कि आप पैसे को लेकर के आप कितने वो हैं, कि पैसे का किस तरीके से आप यूज़ कर रहे हैं, पैसे अपने पैसे कहाँ पे सही जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये आपके पूरे व्यवहार में आता है। दूसरा, अगर आप एडम स्मिथ जो सबसे बड़ा नाम है, एडम स्मिथ ये बोलते हैं कि जो अर्थशास्त्र है, जो इकोनॉमिक्स है, वो किसका, साइंस ऑफ मनी, मतलब धन का विज्ञान है। क्लियर है, पैसे का विज्ञान है, मतलब पैसे को लेकर के आप उसको किस तरीके से कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, रिसोर्सेज का कैसा यूज़ कर रहे हैं, पूरा क्या एक साइंस है पर्टिकुलर। ओके, तो सब लोग ने अपना अलग अलग सिस्टम दिया हुआ है, सब ने अपना अलग अलग तरीके से बात कही है। कुछ साइलेंट फीचर है इकोनॉमी के, उसमें क्या है, फीचर्स का मतलब ये है कि आखिर इकोनॉमी में होती क्या है। तो भैया कंपलसरी 3 चीज़ तो होना ही होना है। किसी भी इकोनॉमी में प्रोडक्शन होना ही है, चाहे वो किसी भी चीज़ से हो। प्रोडक्शन अगर होगा तो लोग उसको खाएंगे यानी कि कंजप्शन। फिर अगर कंजप्शन हो रहा है तो कंजप्शन और प्रोडक्शंस के लिए इन्वेस्टमेंट भी होगा, तो इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीज़ें होती हैं। और एक होता है सेविंग्स, तो वो अलग चैप्टर है। पर बेसिकली 3 पॉइंट आपको समझना है, प्रोडक्शन, उत्पादन, कंजप्शन उपभोग, इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश। इस 3 तरीके से आपका होगा। सेकंड इज, इन अ मॉडर्न कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी वी यूज़ मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब मॉडर्न टाइम की जो इकोनॉमिक्स है, जो मनी है, जो हम आपके पास जो पैसा है उसका हम यूज़ क्यों करते हैं, ताकि हम कोई सामान ले सकें, मतलब कोई जो सामान है उसको हम एक्सचेंज कर सकें। आप पैसे से कोई सामान खरीद सकते हैं, पर पहले बार्टर सिस्टम था, उसमें कई प्रॉब्लम थी। बार्टर सिस्टम में ये होता था कि आपके पास कुछ सामान है, उसके पास कुछ सामान, तो दोनों के सामानों की अदला बदली से ही क्या होता था, अर्थव्यवस्था चलती थी। पर इसमें प्रॉब्लम ये थी कि भैया मुझे आलू नहीं चाहिए और अगले को प्याज नहीं चाहिए, और दोनों के पास, एक के पास प्याज है, एक के पास आलू है, तो वो दोनों के बीच इकोनॉमी चल नहीं सकती, मतलब कि उनके बीच जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं हो सकता, तो यहाँ प्रॉब्लम आ गई। इसीलिए मनी को लेकर के आया। पर आज के मॉडर्न कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी में मनी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फैक्टर। क्लियर है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं कि जो इकोनॉमी चल रही है उसमें ऐसे कौन कौन से सेक्टर हैं जहाँ से प्रोडक्शन हो रहा है, और उसी प्रोडक्शन से हम क्या कर रहे हैं, नेशनल इनकम को जनरेट कर रहे हैं, यानी कि राष्ट्रीय आय बन रहे हैं। मतलब उत्पादन होगा तो क्लियर है
कोई भी इकोनॉमी ग्रो करेगी। तो उसके कुछ 3 सेक्टर में हमने डिवाइड किया है कि अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं, यानी कि पहला है आपका प्राइमरी, इसको प्राथमिक, सेकेंडरी को द्वितीयक और टर्सरी को तृतीयक क्षेत्र बोलेंगे, 3 सेक्टर। अब सेक्टर ऑफ इकोनॉमी क्या होती है भैया? ह्यूमन एक्टिविटीज़ विच जनरेट इनकम आर नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। आर्थिक गतिविधि का मतलब ये होता है कि जो मानव है अपनी गतिविधियाँ करता है, क्या क्या के लिए करता है? पैसे को कमाने के लिए, पैसे बनाने के लिए। तो इसे ही हम आर्थिक गतिविधियाँ बोलते हैं और ये गतिविधियाँ इन तीनों फॉर्म में होती है। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से क्षेत्रों में काम करते हैं, उसी को हम देखते हैं। तो जो पहला पॉइंट है प्राइमरी सेक्टर, उसको हम देखते हैं। प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? अब प्राइमरी एक्टिविटीज़ जो होती है, यानी कि प्राइमरी सेक्टर ऐसा सेक्टर होता है जो डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है किस पर? एनवायरनमेंट पे, यानी कि वो प्रकृति के ऊपर निर्भर होते हैं। सीधे प्रकृति से ली जाने वाले या प्रकृति से ली जाने वाली कोई भी चीज़ वो प्राइमरी सेक्टर पे आती है। हम क्या करते हैं, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो कहाँ से आ रहा है? प्रकृति, यानी खेत, मिट्टी, सॉइल, ये सब सारी चीज़ों से। माइनिंग कहाँ से आ रही है? ये भी प्रकृति से आ रही है। भैया सोना अपन बना तो रहे नहीं, वो कहाँ से आ रहा है? प्रकृति से आ रहा है। तो ये क्या है? प्राइमरी सेक्टर। एंड क्या कह सकते हैं? फॉरेस्ट्री और जो भी एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ है, फिशिंग हो गया, पोल्ट्री हो गया, ये सारी चीज़ें एग्रीकल्चर अलाइंड एक्टिविटीज़ उसे हम बोलते हैं, यानी कि कृषि संबंधित क्षेत्र। ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? प्राथमिक क्षेत्र से आती हैं। तो मतलब कह सकते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र वह क्षेत्र है जो प्रकृति के दोहन से उत्पादन की जाती है, उसे हम प्राथमिक क्षेत्र बोलते हैं। यहाँ तक समझ में आपको आ गया होगा। फिर आता है सेकेंडरी सेक्टर। अब सेकेंडरी सेक्टर ये करता है कि जो हमने प्राथमिक क्षेत्र से हमने क्या किया? उत्पादन किया, तो वो तो रॉ मटेरियल था। हमने क्या किया? हम गेहूँ ले लिया। अब भैया गेहूँ को पीसना है तो हमको कहाँ जाना पड़ेगा? आटा चक्की। तो वो क्या है? मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट से रहती है। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ जो होती है, सेकेंडरी सेक्टर होता है, वो निर्माण और विनिर्माण से संबंधित होता है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड होता है। तो गेहूँ से क्या बन गया? आटा बन गया। तो ये क्या हो गया? सेकेंडरी सेक्टर हो गया। तो ये बोल रहा है कि सेकेंडरी एक्टिविटीज़ ऐड वैल्यू टू नेचुरल रिसोर्सेज बाय ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटेरियल्स इनटू वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स। क्लियर है? मतलब कि आपने प्राइमरी सेक्टर से सोना निकाला और सेकेंडरी सेक्टर में सोना को क्या किया? आपने प्यूरिफाई किया, उसको अच्छे तरीके से उसका हार बना दिया, उसमें वैल्यू एडिट किया ना, आपने मूल्य का संवर्धन किया। अब वो जिस रेट में वो प्राथमिक क्षेत्र में था, अब वो सेकेंडरी सेक्टर में आके उसका रेट बढ़ गया, तो वो सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। मतलब जितनी भी औद्योगिक, निर्माण, विनिर्माण क्षेत्र से संबंधित जो भी होगा वो सब किस में आएगा? सेकेंडरी सेक्टर में आपका आ जाएगा। फिर आता है टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर को हम वाइट कॉलर जॉब्स भी बोलते हैं। अब वो कैसे, उसको समझते हैं। अब हमने क्या किया? सोना तो सेकेंडरी सेक्टर में बना लिया, उसका हार बना लिया। अब मुझे इसे बेचना है, तो मैं बेच रहा हूँ तो क्या कर रहा हूँ? मैं आपको एक सर्विस दे रहा हूँ, सेवा दे रहा हूँ। या फिर मैं आपको भी पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको एक सर्विस दे रहा हूँ। तो ये किस में आएगा? टर्सरी सेक्टर में आएगा। बीमा, ट्रांसपोर्ट, ये जितने भी फैसिलिटीज़ हैं वो सब किस में आएगी? टर्सरी सेक्टर में आएगी। तो टर्सरी एक्टिविटीज़ इंक्लूड बोथ प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज। ओके, तो इतना आपको समझना है। तो ये सब वाइट कलर जॉब्स में आती है। आप सर्विसेज दे रहे हैं, ये जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये वाइट कलर जॉब्स हैं। ठीक है, तो टर्सरी सेक्टर का मतलब ये होता है। तो तीनों सेक्टर अलग अलग तरीके से वर्क करते हैं और तीनों सेक्टर किसी देश की इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल फैक्टर अदा करते हैं। अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करें तो जो हमारा प्राथमिक क्षेत्र है कृषि से संबंधित है, यानी कि एग्रीकल्चर रिलेटेड है। तो यहाँ के जो लोग हैं, भारत जो है अधिकतर ग्रामीण जनसंख्या वाला एरिया है। और जो ग्रामीण जनसंख्या है, यानी कि रूरल एरिया जो है, वो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे पे कृषि से जुड़ी हुई है। और कृषि के लोग, कृषि जनसंख्या, जो जनसंख्या है सबसे ज़्यादा कृषि जैसे रोजगारों से संबंधित है। तो प्राइमरी सेक्टर यहाँ पे, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर। तो अभी हम देखते हैं कि इन तीनों सेक्टर में जीडीपी का परसेंटेज कितना आता है। मतलब हम उत्पादन जो कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा उत्पादन प्रतिशत, यानी कि सबसे ज़्यादा पैसा, सबसे ज़्यादा मनी कहाँ से जनरेट हो रही है।
तो ये जो फैक्ट, ये देखो, ये जो बॉक्स है उसमें प्राइमरी सेक्टर जो है उसका जो है जीडीपी का कंट्रीब्यूट है, अगर नेशनल इनकम में जो जीडीपी का कंट्रीब्यूट है वो 21.82% है। अगर हम सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो वो उसका है 24.29% है। और 23 और टर्सरी सेक्टर की बात करें, सबसे ज़्यादा जो योगदान है सबसे ज़्यादा, तो 53% है। तो आप देख रहे हैं कि प्राइमरी सेक्टर में जो पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा है बट जीडीपी का जो रेशियो है वो बहुत कम है। सेकेंडरी सेक्टर 24% है। तो मतलब कि हमें अभी मैन्युफैक्चरिंग वे पे बहुत काम करना है, इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग पर इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा करना है, अपनी इंडस्ट्री क्वालिटी को बहुत अच्छे तरीके से बढ़ाना है। ये कब बढ़ेगी? जब हम लोगों को टेक्नोलॉजिकल और स्किल्ड बनाएंगे। फिर टर्सरी सेक्टर में क्या है, बहुत ज़्यादा लोग, आईटी सेक्टर इतना ग्रो करता है इंडिया पे, और इंडिया पे आईटी सेक्टर इतना ज़्यादा ग्रो है कि इस वजह से यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐड हैं। मतलब बहुत सारे लोग नहीं, यहाँ पे सबसे कम पॉपुलेशन है टर्सरी सेक्टर पे। और सबसे ज़्यादा जीडीपी भी जनरेट कौन करता है? सबसे कम पॉपुलेशन और सबसे, तो हमको सबसे ज़्यादा ध्यान कहाँ देना है? प्राइमरी सेक्टर पे, क्योंकि ये प्राइमरी सेक्टर कहीं ना कहीं सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर से जुड़े हुए हैं। अगर ये ख़त्म हो जाएगा, आपका प्राइमरी सेक्टर ढंग से काम नहीं करेगा, तो सेकेंडरी सेक्टर क्या हो जाएगा? और डाउन हो जाएगा, टर्सरी सेक्टर भी डाउन होने चलेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको कि प्राइमरी सेक्टर क्या है, सेकेंडरी सेक्टर क्या है और टर्सरी सेक्टर क्या है। फिर देखते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, कि कितने प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में। सभी देशों ने अपनी अपनी अर्थव्यवस्था का चयन किया हुआ है, चुना हुआ है। तो हम देखेंगे कि पहली है कैपिटलिस्टिक यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, और सोशलिस्ट यानी कि समाजवादी, और मिक्स्ड जो है वो आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था है पूरे विश्व में, और सभी देशों ने अपने अपने तरीके से अलग अलग आपका काम किया है। अब जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, द कैपिटलिस्ट ऑफ फ्री इंटरप्राइज, क्या बोल रहा है ये? फ्री इंटरप्राइज इकोनॉमी इज़ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमी। सबसे पुरानी इकोनॉमी, ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। एडम स्मिथ, एडम स्मिथ ने बताया कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बारे में। ये जो इकोनॉमी है बेसिकली, इसके जो फीचर्स हैं वो क्या है, मतलब करता क्या है? एक तो प्राइवेट प्रॉपर्टी, यानी कि निजी आपकी होगी संपत्ति होगी, मतलब कि आप यहाँ पर खुद की होगी, खुद की संपत्ति, खुद की सारी चीज़ें होंगी। आप अपने फ्रीडम होगा एंटरप्राइज को काम करने का, कि वो किसी की रोक टोक उसको नहीं होगी। मतलब कि अगर हम सीधे सिंपल कहें, मांग व पूर्ति पर आधारित होगी, यानी कि डिमांड और सप्लाई पर बेस्ड होगी। इसका मतलब ये है कि डिमांड और सप्लाई पर बेस्ड होगी। कस्टमर की जितनी मांग होगी उतना ही वस्तु का उत्पादन होगा। कस्टमर को, जैसे कि 2 पेन हैं, एक पेन चलाती है ब्लू और एक जो पेन चलती है वो है ग्रीन। अब कस्टमर की मांग ब्लू पेन की ज़्यादा है तो ब्लू पेन ज़्यादा क्या होंगे, प्रोडक्शन होगा उसका। बट ग्रीन पेन की जो डिमांड अगर कम है तो उसकी सप्लाई भी कम हो जाएगी, यानी कि उसका प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा। फिर ये बोलता है कि कंज्यूमर सोवर्गनिटी, यानी कि जो कस्टमर है, उपभोक्ता की संप्रभुता है, कि वो कहीं पर भी सामान ले सकता है। जैसे कि ये सामान उसको पसंद नहीं आया तो वो दूसरा सामान लेगा। मतलब कि कंपटीशन इतना तगड़ा होगा, कंपटीशन के कारण क्या होगा, कंज्यूमर ये नहीं कि मेरे को यहीं से लेना है, बांध के रख दे, वो कहीं से भी ले सकता है। और दूसरा चीज़, इसमें प्रॉफिट मोटिव होता है, यानी कि ये जो होता है, जो भी यहाँ पे इकोनॉमी में जो भी इंडस्ट्री या जो भी काम करते हैं वो सब प्रॉफिट मोटिव को लेकर के काम करती हैं, कि हमको अच्छे से अच्छे प्रॉफिट कमाना है, अच्छे से अच्छे लोगों को क्वालिटी देनी है अपने सामान में। दूसरी चीज़, कंपटीशन इतना तगड़ा होता है यहाँ पे कि हर कंपनी चाहती है कि हम बेस्ट बेस्ट दे सकें, किसने? अपने कंज्यूमर्स को। दूसरा है गवर्नमेंट का इंटरफेस बहुत कम होता है, हस्तक्षेप, यानी कि सरकार का हस्तक्षेप बिल्कुल कम, कोई हस्तक्षेप नहीं। तभी ये जो कंपनियां अच्छे से काम कर सकती हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा लाइसेंसीकरण नहीं होता है। लाइसेंसीकरण और रोक टोक और ये सब होने से
क्या होती है, कोई भी कंपनी किसी भी स्टेप्स को लेने में थोड़ा सा सोचती है और प्लस इनोवेशन उतना नहीं कर पाती है। देखे होंगे आपने, जैसे कि जेफ बेजोस ने अपना रॉकेट से वो ऊपर अंतरिक्ष में चले गए, फिर स्पेस एक्स, ये सारी चीज़ें क्या कर रहे हैं अपने, अब इन लोग कहाँ जा रहे हैं, स्पेस की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरफेस नहीं, पर इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो स्पेस वाला जो एरिया है वहाँ पर गवर्नमेंट के अलावा कोई भी प्राइवेट जो प्राइवेट कंपनीज है वो इंटरफेयर, यानी कि प्राइवेट कंपनी वहाँ पे अपना खुद का अपना स्पेस शटल या फिर अपना रॉकेट नहीं भेज सकती, सिर्फ गवर्नमेंट के अंडर में ही रहता है। पर कैपिटलिस्ट में ऐसा नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हैं, आपके अंदर आपके में गवर्नमेंट का इंटरफेस बिल्कुल ना के बराबर होगा। कुछ कंट्री है जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को माने हुए, यूएसए हो गया, यूके हो गया, फ्रांस हो गया, नीदरलैंड, स्पेन, पुर्तगाल, ऑस्ट्रेलिया, ये सब क्या है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। एक प्रॉफिट यहाँ पे ये होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का कि कोई भी व्यक्ति प्रोडक्शन और सर्विसेज कर सकता है, यानी कि कोई भी व्यक्ति वस्तु और सेवा का उत्पादन कर सकता है, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर सकते हैं। ये टोटल डिमांड एंड सप्लाई पर बेस्ड होती है, यानी कि मांग एवं पूर्ति पर, जो मैंने आपको बताया। और यहाँ पर कंपटीशन होता है, तो जो गुड्स है और इन सर्विसेज हैं उसमें थोड़ा सुधार होता है। पहले क्या था, सरकारी कंपनियां अगर हैं तो वो कंपटीशन उनके पास है नहीं, उनको पता है कि सरकारी कंपनियां हैं, इसके अलावा कोई कंपनियां तो खुलेंगी नहीं, गवर्नमेंट उनको लाइसेंस देगी नहीं, तो क्या करेंगे, चल रहा है काम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कॉम्पिटिटर है ही नहीं। अब कस्टमर को उसी गुड्स के साथ हैंडल करना पड़ रहा है अपने आप को। बट जैसे ये जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ऐसा नहीं है, प्रतियोगिता बहुत है, कंपटीशन बहुत है, तो आपको अच्छे से अच्छे गुड्स एंड सर्विसेज देखने को मिलती है। अब इसमें लॉस क्या है, सभी लोगों को सभी चीज़ें नहीं मिल पाएगी। मतलब कि जैसे अपने यहाँ क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी है इंडिया में, तो समाजवादी विचारधारा भी लिए हुए, तो गरीब लोगों को कम दामों में खाद्यान्न मिल जाते हैं, पर वहाँ ऐसा नहीं होगा। और जिस चीज़ की ज़रूरत है उसी चीज़ का उत्पादन वहाँ पे होता है। कहाँ पे, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। और जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो उस चीज़ का उत्पादन नहीं होता है, और होता भी है तो उसके प्राइस लेवल बढ़ जाते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीज़ें मिक्स्ड इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी में नहीं है, सारी चीज़ें तो मिल जाती हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो जाता है आपका कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या है, इसके प्रॉफिट्स क्या हैं, इसके लॉस क्या हैं। एक चीज़ और, कॉपी पेन लेके बैठिए ताकि आप, मैं कुछ अगर एक्स्ट्रा बोलता हूँ तो उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर है सोशलिस्ट इकोनॉमी। इसमें क्या होता है, जो रिसोर्सेस होते हैं, ये पूरे गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं, सरकार के नियंत्रण में होते हैं। बाज़ार की शक्तियाँ, बाज़ार, सारी चीज़ें गवर्नमेंट के अंडर में होती है। और इसमें डिमांड एंड सप्लाई वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता, मांग एवं पूर्ति वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता। और जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो उसका प्रोडक्शन का जो वैल्यू है, कॉस्ट है, वो सब गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है। मतलब कि प्रोडक्शन कितना होगा, प्रोडक्शन जो हो रहा है उसकी कॉस्ट कितनी आएगी, ये सब सारी चीज़ें गवर्नमेंट सेट करती है। और इसमें योग्यता और आवश्यकता के अनुसार डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मतलब कि गरीब को कम प्राइस में उस वस्तु दे दी जाएगी और अमीर को वही वस्तु या वही गुड्स ज़्यादा प्राइस में दे दी जाएगी। ये सारी चीज़ें हैं। और प्राइवेट ऑनरशिप की इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है। सोशलिस्ट इकोनॉमी में प्राइवेट ऑनरशिप की कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं है, मैंने निजी स्वामित्व की अवधारणा नहीं है, सब गवर्नमेंट के अंदर आता है। इसके कुछ इंपॉर्टेंस फैक्टर हैं। ये क्या बोलता है कि एक तो ये सोशल वेलफेयर ऑब्जेक्टिव, यानी कि क्या है, समावेशी समृद्धि, इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करता है। इंक्लूसिव यानी कि सभी के विकास की बात करता है, समाज को लेकर के चलता है। और जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि संसाधनों का समान वितरण होता है यहाँ पे, किसमें, सोशलिस्ट इकोनॉमी में। सभी जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं, उनका रिसोर्सेज है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन सभी लोगों को समान तरीके से दिया जाएगा। इसके कुछ लॉस हैं, क्योंकि हर चीज़ के कुछ लॉस होते हैं। लॉस ये है कि इसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल है,
तो गवर्नमेंट अपने गुड्स एंड सर्विसेज पर इतनी ज़्यादा क्वालिटी ध्यान नहीं देगी, मतलब कि वस्तु एवं सेवा की गुणवत्ता का इसमें कमी होती है, क्योंकि उनको पता है कि हम ही तो एक कंपनी है, हमारा कोई कॉम्पिटिटर है नहीं, तो हम क्या करेंगे, ऐसे ही रहता है। अब जैसे कि इसका बेस्ट एग्जांपल अगर हम इंडिया में देखें, जैसे कि BSNL। अब BSNL में आप देखेंगे कि नेटवर्क अच्छा नहीं है, कभी फ़ोन नहीं लगता, तो ये सारी चीज़ें जो क्वालिटी है वो कम। बट जैसे जियो आया और अलग प्राइवेट कंपनीज आई, वो अच्छे नेटवर्क्स प्रोवाइड करने लगे, अच्छी क्वालिटी देने लगी। और दूसरी चीज़, समाजवादी अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अवधारणा नहीं है, नो FDI, यानी कि बाहर से कोई इन्वेस्ट आप उस देश में नहीं कर सकता। बट अब धीरे धीरे सभी लोग कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं और अपनी मनी को बढ़ाने के लिए सब काम कर रहे हैं। अब आते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी, सॉरी सोशलिस्ट इन टुडे। अभी वर्ल्ड में कौन कौन से सोशलिज्म इकोनॉमी के थ्रू जा रहे हैं, मतलब कि पहला है आपका रशिया, चाइना और ईस्टर्न यूरोप कंट्रीज़ जो हैं वो क्या हैं, सोशलिज्म इकोनॉमी में है, यानी कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में है। फिर है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी ऐसा है कि इसका बेस्ट फीचर ये है कि कैपिटलिस्ट भी है और सोशलिज्म भी है, यानी कि हमारा भारत समाजवादी भी है और पूंजीवादी भी है। इसमें क्या होता है, जो रिसोर्सेस होते हैं, संसाधन होते हैं, राज्य व निजी दोनों का स्वामित्व होता है, यानी कि प्राइवेट पार्ट ऑनरशिप भी होगी, गवर्नमेंट का भी उसमें क्या होगा, ऑनर होगा, यानी दोनों का होगा। फिर बाज़ार व गैर बाज़ार दोनों एक साथ काम करेंगे, मार्केट और नॉन मार्केट वाले एक साथ काम करेंगे। और इसमें क्या होगा, मिक्स्ड कॉस्ट वाली पद्धति होगी, यानी कि यहाँ पे प्राइवेट कंपनी और गवर्नमेंट दोनों रेट, दोनों प्राइस किसी गुड्स की तय करेंगे। मान के चलो मिट्टी तेल का कॉस्ट किसी प्राइवेट कंपनी को आ रहा है 50 रुपये, तो गवर्नमेंट को पता चला, तो गवर्नमेंट बोलेगी 50 रुपये में आप इसको नहीं बेच सकते, क्योंकि ये गरीब लोग इसको मिट्टी तेल को 50 रुपये में नहीं खरीद पाएंगे, आप इसको 20 रुपये में बेचिए, बाकी के बचे 30 रुपये हम आपको सब्सिडी देंगे। किसको देंगे, प्राइवेट कंपनी को, जो उनकी कॉस्ट आ रही है उनको भरपाई कर देंगे। और 20 रुपये में किसको मिल जाएगा, जो गरीब लोग हैं उनको ही मिल जाएगा। तो ये दोनों जो हैं रेट क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। दूसरी चीज़ जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है वो कल्याणकारी भावना, यानी कि वेलफेयर फीलिंग के साथ चलती है, मतलब कि पुअर लोग जो हैं उनको कम प्राइस में गुड्स प्रोवाइड कराएगी, और वहीं जो थोड़े से रिच हैं उनको थोड़ा ज़्यादा प्राइस में क्या करेगी, प्रोवाइड कराएगी। और फ्रांस द्वारा 1940 में मिक्स्ड इकोनॉमी को आर्थिक प्रणाली में लिया गया, मतलब कि 1940 में मिक्स्ड इकोनॉमी, जब इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी 1929 में, तो कीन्स नाम के एक इकोनॉमिस्ट थे, 1936 में इन्होंने अपनी बुक में मिक्स इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट को लेकर के आया कि जो लोग अपने रिसेशन में फंसे हुए हैं, जो नए देश हैं, जो नए आज़ाद हुए हैं, वो मिक्स्ड इकोनॉमी को आप क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास पूंजीवादी के लिए पैसा चाहिए, समाजवादी है ना, तो पैसा नहीं रहेगा, अगर पूंजीवादी अपना लेते तो सबके पास पैसा चाहिए। वो उस टाइम नए नए आज़ाद हुए हैं तो सभी लोग गरीब थे, इस वजह से मिश्रित यानी मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट इस तरीके से आया। फिर है टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ डेवलपमेंट। जो लेवल है डेवलपमेंट का वो कैसा होना चाहिए, यानी कि एक तो होगा डेवलप्ड इकोनॉमी, एक होगा डेवलपिंग इकोनॉमी, यानी कि एक विकसित अर्थव्यवस्था और एक होगा विकासशील अर्थव्यवस्था। ये क्या बोलता है, अगर कोई विकसित अर्थव्यवस्था है यानी कि डेवलप्ड इकोनॉमी है, तो उसकी हायर नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम होगी, यानी कि उसके राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय दोनों बहुत उच्च होगी, और वो लोग सेविंग भी बहुत अच्छा करते होंगे और इन्वेस्टमेंट भी बहुत अच्छा करते होंगे। तो ऐसी अर्थव्यवस्था क्या होंगी, विकसित अर्थव्यवस्था कहलाती है। विकसित अर्थव्यवस्था में एक और चीज़ होती है कि यहाँ पे एक तो जनसंख्या कम होती है, और जनसंख्या कम होती है तो रिसोर्सेज भी ज़्यादा होते हैं और बढ़ जाते हैं सभी जगह में। और वहीं अगर हम डेवलप्ड इकोनॉमी यानी कि विकसित अर्थव्यवस्था के उदाहरण की बात करें तो USA हो गया, ब्रिटेन हो गया, स्पेन हो गया, जितने भी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है सब डेवलप्ड इकोनॉमी है। वहीं हम डेवलपिंग इकोनॉमी की बात करें तो यहाँ की जो नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम है, राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति है, दोनों ही लो होती हैं इन कंट्रीज़ की, और ये डिपेंडेंट होते हैं इनके एग्रीकल्चर यानी कि प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंड होते हैं,
और प्राइमरी सेक्टर प्लस सेकेंडरी सेक्टर इनका रहता है, बट ये लो रहता है, बहुत कम रहता है, जैसे हमारी इंडिया का। और यहाँ पे सेविंग्स भी कम रहती है, इन्वेस्टमेंट भी कम रहता है, और कैपिटल, इन दोनों के कारण कैपिटल का फॉर्मेशन यानी कि पूंजी का निर्माण नहीं हो पाता। अगर आपके पास बचत नहीं होगी, निवेश नहीं कर पाओगे, तो पूंजी का निर्माण नहीं हो पाएगा। समझ में यहाँ तक आपको आ गया होगा। तो डेवलपिंग इकोनॉमी के एग्जांपल हैं आपका इंडिया, आपका साउथ अफ्रीका, ये सब सारी चीज़ें क्या हैं, डेवलपिंग इकोनॉमी के अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हैं। फिर है ये जो गिग इकोनॉमी है। गिग इकोनॉमी का मतलब ये होता है कि टमटम अर्थव्यवस्था, हिंदी में इसको टमटम बोलते हैं, बाकी बेसिकली आप गिग इकोनॉमी ही बोलिए क्योंकि बहुत थोड़ा अजीब सा वर्ड है। और ये इंडिया आज के तो पर्सपेक्टिव से देखें तो इंडिया में बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है, वो है गिग इकोनॉमी। गिग इकोनॉमी होती क्या है? गिग इकोनॉमी का मतलब ये होता है कि ये फ्री मार्केट सिस्टम होता है, मतलब कि यहाँ पे मुक्त व्यापार बाज़ार होता है। यहाँ पर कोई भी वर्कर इंडिपेंडेंट रहता है, इस पर किसी बॉस का या किसी व्यक्ति विशेष का कोई कंट्रोल नहीं रहता। ये थोड़े से समय के लिए किसी भी काम को करते हैं, और थोड़े शॉर्ट टर्म क्या होता है, एग्रीमेंट होता है। जैसे कि मैंने आपसे कुछ सामान लिया, आप मतलब कि मुझे अगर कोई सामान आप तक पहुंचाना है और उस पर्टिकुलर टाइम पे 1 घंटे के अंदर, तो उस 1 घंटे का ही शॉर्ट टर्म एंगेजमेंट होगा, एग्रीमेंट होगा। उस शॉर्ट टर्म में ही मैं आपके पास सामान पहुंचाऊंगा। जैसे ही मैं आपसे सामान पहुंचा के ख़त्म करूंगा, मेरा एग्रीमेंट ख़त्म हो जाता है। फिर चाहे मैं काम करूं चाहे ना करूं, तो कोई मुझे ऊपर से कोई ऑर्डर नहीं देगा कि चलो यहाँ चले जाओ वहाँ चले जाओ। तो गिग इकोनॉमी का मतलब ये होता है, और हिंदी में इसको टमटम इसलिए बोलते हैं जिस तरीके से जुगनू क्या होती है, चमकती है, बुझती है। तो देखो ये एम्प्लॉयमेंट क्यों इतना जनरेट कर रही है 56%। चैलेंजेस इसमें क्या है, देखो आज मैं आपको एग्जांपल इसके बारे में बताता हूँ। जैसे कि ओला हो गई, जोमेटो हो गई, ये सब गिग इकोनॉमी के बेस्ट एग्जांपल हैं। अब ओला का जो ड्राइवर है, कैब ड्राइवर, वो क्या करेगा, मोबाइल को ओला की अपनी एप्लीकेशन खोलेगा, और फिर जैसी एप्लीकेशन खोलेगा तो वो ऑनलाइन हो जाएगा। मतलब कि जब भी कोई उस जहाँ पे वो है उस पर्टिकुलर रीजन पर कोई ओला बुक कर रहा है, तो ओला अगर जब वो बुक कर रहा है तो वो उसको दिखने लगेगा कि ये बंदा वहाँ पे कार का जो डिज़ाइन दिखने लगेगी कि यहाँ पे इतनी कारें हैं, तो उसमें से फिर जो भी जिसको जहाँ जाना है उस तरीके से वो बुक कर देगा। वो बंदा क्या करेगा, कैब ड्राइवर बुक कर मतलब उस बुकिंग को एक्सेप्ट कर लेगा, फिर उसको जहाँ तक छोड़ना है वहाँ तक छोड़ देगा। और जैसे ही छोड़ देगा तो उसके बाद अगर उसका मन है कि जाके घर में जाके सोना है, तो वो ऑफलाइन हो जाएगा और जा कर के फिर उस पर कोई भी बुकिंग नहीं आएगी। इसका मतलब यही है गिग इकोनॉमी, कोई कंट्रोल नहीं है, आपका मन मर्जी तो आप काम करें, नहीं तो मत करें। ओके, इसमें चैलेंजेस क्या हैं, ये क्या है, अनरेगुलेटेड है, बहुत ज़्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट चाहिए। ये ओला हो गया, जोमेटो हो गया, ऐसी इकोनॉमी और ऐसे क्या कहते हैं कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए रहता है। प्लस इसमें जो वर्कर होते हैं स्किल्ड वर्कर चाहिए, मोबाइल चलाना आना चाहिए। मोबाइल बेसिकली तो सबको आता है, बट जिसमें ऑनलाइन ये सारे काम उसको आना चाहिए, इसे हम गिग इकोनॉमी बोलते हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। और सब अभी प्रेजेंटली अगर आप देखेंगे 56% न्यू एम्प्लॉयमेंट वो जनरेट कर रहा है। फिर आप देखेंगे, आप हिंदी वाले आप हिंदी में इसको देख करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर नज इकनॉमी। नज इकनॉमी क्या होती है, ये इस तरीके से काम करती है कि आपके साइकोलॉजिकल चेंजेस लाती है, आपके माइंड में, मतलब कि व्यवहार में चेंज लाती है। इसको हम बिहेवियरल इकोनॉमिस्ट या फिर व्यवहारात्मक अर्थशास्त्री भी बोल सकते हैं। ये आपके दर्शन सा, मतलब कि आपका जो साइकोलॉजिकल है, आपके माइंड का जो सेट है, माइंड सेट जो आपने बना के रखे हैं, वो उसमें थोड़ा सा चेंज लाती है। और ये सब गवर्नमेंट का काम होता है, गवर्नमेंट का या आपके लोकल जो गवर्नमेंट है उसका काम होता है। तो इस तरीके से नज पॉलिसी या नज इकोनॉमी काम करती है। कैसे, इसको समझते हैं कि 2014 के पहले जब स्वच्छ भारत अभियान इतना नहीं लाया गया था, तो उस टाइम भी स्वच्छता के लिए प्रचार प्रसार होते थे, पर इतना ब्रॉड वे पे नहीं होता था। तो लोग क्या होता था, कचरा कहीं भी फेंक दे रहे हैं, रोड में फेंक दे रहे हैं, केले का छिलका फेंक दिए, इधर फेंक दिया, कोई गिर गया पता चला। तो इससे क्या हो रहा है कि उस टाइम लोगों के अंदर इतनी अवेयरनेस नहीं थी, जागरूकता नहीं थी। फिर धीरे धीरे जब 2 अक्टूबर 2014 में हमने स्वच्छ भारत मिशन लेकर के आया, लोगों को जागरूक किया, फिर इससे भी काम नहीं बना तो हमने क्या किया, घर घर डोर डोर स्टेप क्या करने लगे, कचरा उठाने लगे। घर घर जा कर के एक गाड़ी आती है, फिर उसमें कचरा डालो, और फिर वो गाड़ी कचरा जा कहाँ फेंकेगी, डंप वाले एरिया में फेंक देगी। फिर धीरे धीरे लोगों के अंदर सोच आई कि यार नहीं, कचरा। और जब अपन क्या है आज के टाइम पे जैसे कहीं बाहर घूम रहे हैं, कुछ खा रहे हैं,
तो कुछ अगर हमारे पास पैकेट्स हाथ में रह जाते हैं तो हम कचरा ऐसे नहीं फेंकते, पहले डस्टबिन ही ढूंढते हैं, क्योंकि हर जगह डस्टबिन लगा दिया गया है, हर जगह इस तरीके से आपके साइकोलॉजिकल को एकदम चेंज किया गया है कि अब आप फेंकने से 10 बार पहले सोचेंगे, और कोई गलती से फेंक दिया तो उसको 5 लोग घूर के देखने लगेंगे। ये हो गया। फिर हो गया आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। पहले बेटियों को बोझ समझा जाता था, सरकार ने बोली कि क्या करें, तो एक काम करते हैं, बेटियों के जितने भी खर्चे हैं पढ़ाई को लेकर के या इवन जो भी उसके ह्यूमन नीड्स हैं उसको हम पूरा करेंगे। तो बेटियों को उन्होंने स्कॉलरशिप दिया, साइकिल दी, और जो भी प्रोग्राम्स थे वो सारे कंप्लीट किए। इससे क्या हुआ, जो जहाँ भी बेटियाँ पैदा होती थी तो उनके माँ बाप को ये नहीं लगता था कि ये इसका खर्चा हमको अब उठाना पड़ेगा। इवन शादी भी करवाते हैं, लाडली लक्ष्मी योजना जो एमपी में चलती है बहुत फेमस, और कन्या निकाह योजना, ये सारी चीज़ें एमपी में हैं जो बहुत फेमस हैं। तो इससे क्या हुआ, अब माँ बाप को बोझ नहीं लगने लगे और वो बेटियों को पालने लगे। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चला, जिससे क्या हुआ, थोड़ा सा आपका सेक्स रेशियो में थोड़ा सा इजाफा हुआ है। तो ये आपका था पॉइंट, तो आप इसको थोड़ा सा देख लेना। फिर है आपका पैरेलल इकोनॉमी। पैरेलल इकोनॉमी का मतलब ये होता है समानांतर अर्थव्यवस्था। ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसका पूरी अर्थव्यवस्था काले धन पर चलती हो, काले धन की गतिविधियाँ, काले धन मतलब कि जिसका कोई पता ही नहीं है सरकार को कि भैया ये पैसा कहाँ से आया, कहाँ से कमाया आपने, है ना। ये सारी चीज़ें पूरी अर्थव्यवस्था काले धन पे आधार पे चलती है, ऐसी अर्थव्यवस्था को समानांतर अर्थव्यवस्था कहते हैं। होता ये है कि जब ब्लैक मनी किसी भी कंट्री में रहती है तो गवर्नमेंट को तो पता चलता नहीं है, उससे फिर वो टैक्स वसूल नहीं पाते, तो गवर्नमेंट को बहुत घाटा होता है, और टैक्स नहीं वसूलेगा तो गवर्नमेंट के पास फंड कहाँ से आएगा। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसे हम पैरेलल इकोनॉमी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बता दिया हूँ, पूरे इकोनॉमी में जो बेसिक्स चीज़ें हैं उसको मैंने बताया हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे नेशनल इनकम को लेकर के, बहुत जल्द वो भी लेक्चर आ जाएगा। और हिंदी वाले आप हिंदी का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अगर कोई आपको डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप उसको लिखिए। तब तक थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।